हेलो डियर, आप सभी फर्स्ट ईयर को स्वागत करता हूं। बिहेवियर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्रत्यक्षीकरण यानी अवबोधन, या इसी को प्रत्यक्ष बोध कहते हैं। ठीक है, जो है इसको हम लोग आसानी से समझेंगे। एक क्वेश्चन आपको जो है पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, पूछेगा कि प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, प्रकार क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या होता है, बताइए। मतलब परसेप्शन के बारे में आपसे पूछेगा। ओके, दूसरी चीज़ें है कि देखिए, परसेप्शन और मिस परसेप्शन दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। मिस परसेप्शन आपको जो है परसेप्शन को समझाने में मदद करेगा। दूसरा जो प्रश्न हम लेकर आए हैं वो प्रश्न है अटेंशन, ध्यान के बारे में, या इसी को अनुभूति कहते हैं। तो उसको भी अनुभूति क्या है, प्रकार क्या है, अनुभूति को कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रभावित करती है, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सोशियोलॉजी से, समाजशास्त्र से, जिसमें हम लोग लिए हैं डॉरी यानी दहेज। समझ गए ना, दहेज प्रथा के ऊपर हम लोग जो है लिए हैं, तो उसको जो है अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग सिंपल वे में समझिए, अवबोधन या प्रतिरक्षण क्या है। देखिए, इसका जो है पहले हमको लिखना है कि अवबोधन क्या होता है, या प्रत्यक्षीकरण, या फिर जो है इसका विशेषता क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये है। देखिए, सिंपल सा समझिए, प्रत्यक्षीकरण या फिर प्रत्यक्ष बोध, इसका मतलब होता है परसेप्शन का कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो है समझना, जानना, उसका ज्ञान, यही जो है बोध होता है। समझ गए ना, कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में आप कितना ज़्यादा जानते हैं, कितना ज़्यादा ज्ञान है, वही जो है आपको जो है उसी चीज़ को बोध कहा जाता है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बोध करना, मतलब बताना, जताना। समझ गए ना, कि आप कितना भी किसी चीज़ के बारे में आपके अंदर कितना ज्ञान है, और उसी ज्ञान को तो जो है बोध के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। समझ गए ना। तो प्रत्यक्षीकरण बोध मतलब सामने जो प्रत्यक्ष में आपके जो चीज़ें हैं, जो सामने कोई वस्तु है, उसके बारे में आप कितना जानते हैं, उसके बारे में आप कितना बोध कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। समझ गए ना, या उसके बारे में कितना जानते हैं, यही तो बोध होता है ना। समझ गए, बोध करना। समझ गए ना चीज़ को। चलिए, तो इसके जो है मतलब समझ लीजिए कि प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। मनुष्य जिस वातावरण में निवास करता है उसमें अनेक प्रकार के उद्दीपक यानी स्टिमुलेट अथा उत्तेजना, एक्साइटमेंट उपस्थित होता है। देखिए, मनुष्य जहाँ पे रहता है ना, तो मनुष्य जहाँ पे रहता है वहाँ पे अनेक प्रकार के विषय वस्तुएं रहता है। उद्दीपक कहा जाए तो वस्तु समझ गए ना। चलिए, तथा उत्तेजना, एक्साइटमेंट जो है उपस्थित होता है मनुष्य के आसपास। समझ गए, जो क्या करता है कि यह प्रत्यक्षीकरण बोध में अहम भूमिका निभाता है। समझ गए, प्रत्यक्षीकरण जो होता है यह एक मानसिक क्रिया है। समझ गए ना, जिसके द्वारा मनुष्य को इन उद्दीपकों का तत्कालिक एवं सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने पहले ही क्या बताया कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान होना या उसके बारे में जानना, यही जो है बोध कहलाता है, प्रत्यक्ष बोध या प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। वही चीज़ें यहाँ पे भी देख रहे हैं कि प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक क्रिया है जिसमें मनुष्य जो होता है उसके आसपास जो भी उद्दीपक यानी जो भी वस्तु होता है उसके बारे में तत्कालिक मतलब तुरंत, और सार्थक मतलब मीनिंगफुल मतलब सार्थक ज्ञान जो है प्राप्त होता है। समझ गए, यह प्रक्रिया संवेदना से जो है सेंसिटिविटी से जो है क्या होता है, सेंसरी से भिन्न होता है। इसमें व्यक्ति को न केवल उद्दीपकों का परिचय होता है अपितु इसको विषय के बारे में ज्ञान भी प्राप्त होता है। समझ गए, अवबोध के मतलब होता है, सीधा समझ लीजिए एक कहानी के द्वारा, कि आपके सामने जो है कोई चीज़ें हैं। समझ गए, कोई मशीन रखा हुआ है। समझ गए ना, कोई मशीन रखा हुआ है। तो अवबोधन में ये होता है प्रत्यक्षीकरण में कि आपके सामने जो मशीन है उसके बारे में एक सार्थक ज्ञान होना। समझ गए, और तत्कालिक, और यह जो है संवेदना से भिन्न होता है। ठीक है ना। इसमें व्यक्ति केवल जो है उस विषय वस्तु यानी उस मशीन के बारे में उसके नाम को ही नहीं जानेगा, उसके फंक्शन को भी जानेगा, उसके हर एक चीज़ों को जानेगा। वही जो है उद्दीपक होता है, और वही जो है प्रत्यक्ष बोध होता है। प्रत्यक्ष बोध का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कितना जान रहे हैं, कितना ज्ञान है, यही जो है प्रत्यक्षीकरण होता है। समझ गए ना, जो किसी भी विषय वस्तु के जो है ज्ञान से संबंधित होता है। तो ये चीज़ को समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ समझ गए कि इसमें प्रत्यक्षीकरण में सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी उद्दीपक यानी किसी वस्तु के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी परिचय ही रहे, उसके बारे में विस्तृत जो है ज्ञान भी होता है, और वही अवबोधन होता है। समझ गए। चलिए, अवबोधन के बारे में समझ गए। चलिए, अब इसका देखिए परिभाषा देखिए। कुछ साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक जो थे वो अपने हिसाब से जो है अपना परिभाषा दिए प्रत्यक्षीकरण के यानी प्रत्यक्ष बोध के।
वुडवर्थ ने क्या कहा देख लीजिए। वुडवर्थ के अनुसार प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ का या वस्तु का बाह्य या बाह्य घटनाओं को जानने की क्रिया है। देखिए वुडवर्थ ने कहा कि अपने जो इंद्रियां हैं, जो सेंसरी जो होता है, जहां से हम किसी भी चीज़ के बारे में जो है जान पाते हैं और पता करते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा काम करता है, इसका क्या फंक्शन है, तो यही जो होता है ना, यह जो है वुडवर्थ ने कहा कि प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से किसी पदार्थ या किसी बाह्य वस्तुओं या घटनाओं के जानने का एक क्रिया है। प्रत्यक्ष बोध वही होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप कितना ज़्यादा जान रहे हैं, समझ गए ना, यही एक क्या होता है, बोध होता है। जब किसी भी चीज़ के बारे में आप नहीं जानेंगे तो उसको आप कैसे बोध कर पाएंगे, ये चीज़ होता है। चलिए तो वुडवर्थ के याद रखिएगा, हो गया। चलिए प्रत्यक्षीकरण के विशेषता आपसे पूछ सकता है, तो देख लीजिए विशेषता के बारे में लिख लीजिए। प्रत्यक्षीकरण के निम्न विशेषता है, देख लीजिए। पहला देखिए, प्रत्यक्षीकरण भी स्मृति, चिंतन, तर्क आदि की भांति एक मानसिक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से मेमोरी, थिंकिंग और लॉजिक ये सब के सब मेंटली एक प्रोसेस है, मानसिक क्रिया है, क्योंकि यह सब जो है मन में ही यानी दिमाग में ही मानसिक तौर पे ही ये सब का जो है काम होता है, चाहे वो मेमोरी का हो, चाहे चिंतन का हो, चाहे तर्क का हो। उसी प्रकार से किसी भी चीज़ के बारे में आप बोध करते हैं तो आपके दिमाग में उस चीज़ के बारे में डिटेल है, तब ना आप बोध कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, आप जान रहे हैं पहले से किसी भी चीज़ के वस्तु के बारे में, तब ना आप उसके बारे में बोध कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यही जो है यह भी एक मानसिक प्रक्रिया ही है, समझ गए। दूसरा विशेषता है कि प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। उद्दीपक की अनुपस्थिति में प्रत्यक्षीकरण असंभव है। अब आप सीधा समझिए कि आप किसका बोध करेंगे, जब आपके सामने कोई चीज़ें होगा, कोई विषय वस्तु यानी कोई उद्दीपक होगा, तभी तो आप उसका बोध कर पाएंगे ना, उसके बारे में जान पाएंगे या उसके बारे में बता पाएंगे। तो यह प्रत्यक्षीकरण में जो है आपके एक उद्दीपक होना अनिवार्य होता है। बिना उद्दीपक के सामने जो है आप प्रत्यक्षीकरण यानी बोध नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है, ठीक है। यह इसका विशेषता होता है। प्रत्यक्षीकरण के द्वारा व्यक्ति को वातावरण में उपस्थित उद्दीपक का तत्कालिक व सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। अब प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही आसपास के जितने भी विषय वस्तु है सबके बारे में हम लोग जान पाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसका जो है परिचय, उसका विषय वस्तु, हर एक चीज़ को जान पाते हैं प्रत्यक्षीकरण के कारण ही। तो यह भी एक विशेषता है कि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही व्यक्ति अपने वातावरण में उपस्थित जितने भी विषय है, वस्तु है, सबको जो है सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है इस प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, चौथा इसका जो है आपका नेक्स्ट इसका जो विशेषता है, ऐसे उद्दीपक जिनके बारे में व्यक्ति को अनुभव या पूर्व ज्ञान हो तो उसका प्रत्यक्षीकरण आसान होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपके सामने बार बार कोई जो है व्यक्ति या फिर कोई वस्तु आपके बार बार सामने आ रहा है या उससे जो है आपका मुलाकात हो रहा है, तो ऐसे में उसके बारे में आपको जो है क्या हो जाएगा कि उसके बोध करना यानी उसके बारे में जानना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप उससे मिल रहे हैं या फिर वो आपसे मिल रहा है, तो ऐसे में वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और सामने कोई वस्तु या फिर कोई आदमी आते ही आप उसके बारे में धड़ाक दिगर बता देंगे, बोध कर देंगे। तो यही जो है हो जाता है कि अगर जो भी बार बार पूर्व के ज्ञान और अनुभव जो है प्रत्यक्षीकरण को आसान बनाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो विशेषता है देखिए, जिन उद्दीपक का व्यक्ति को अनुभव या ज्ञान नहीं होता है तो उनका प्रत्यक्षीकरण मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आपके सामने ऐसा उद्दीपक या फिर ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिससे आपको कभी मेल जोल, कभी जो है उससे मिलना जुलना नहीं हुआ है, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु आपके सामने में आता है जिससे आपका कोई कभी परिचय, कभी जो है बोध नहीं हुआ है, तो थोड़ा ये प्रत्यक्षीकरण यानी बोध होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह नया रहता है आपके लिए, तो उसके बारे में जानना थोड़ा जो है कठिन होता है, उसको याद रख पाना, समझ गए ना। चलिए तो यह भी एक विशेषता होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आखिरी छठा इसका विशेषता देखिएगा कि व्यक्ति सभी उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण नहीं करता, वह केवल उन्हीं उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण करता है जो उसके लिए सार्थक होते हैं या जिन पर उसका ध्यान आकर्षण होता है। देखिए अब आप लोग जानिए कि आपके सामने बहुत से लोग जो है आपको मिले होंगे, वो अपना परिचय भी दिया होगा या फिर आप बहुत सारे चीज़ों को देखे होंगे, बट आप जो है जो चीज़ें कुछ वर्ष पहले देखे थे उसको आप कभी जाते हैं तो आपको माइंड में नहीं रहता, आप उसको भूल
गए रहते हैं, उसके फंक्शन, उसके कामों के बारे में, उसके गुणों के बारे में जो आपके दिमाग से हट गया होता है, उसका जो है बोध आप नहीं कर पाते हैं, जबकि पहले आप उससे मुलाकात कर चुके हैं, एक बार देख चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जो है कहीं ना कहीं उसका जो है बोध कर पाना सार्थक नहीं होता है, निरर्थक होता है, यानी डिफ़िकल्ट होता है, कठिनाई भरा होता है। इसलिए जो है प्रत्यक्षीकरण वैसे चीज़ों का नहीं हो पाता है जो सार्थक न हो, समझ गए ना। तो इसलिए, और सार्थक नहीं होगा तो वह ध्यान आकर्षण नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में कोई व्यक्ति किसी से सालों पहले मिला है तो वह अब 2 सालों के बाद मिल रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है कन्फ्यूज होता है, कहता है वो इसको कहीं देखे हुए हैं, फेस से पहचानता है, डिटेल में नहीं पहचान पाता है, यानी बोध करने में उसको दिक्कत हो रहा है, जबकि वो कभी ना कभी एक बार देखा हुआ है। तो ऐसे में क्या हो गया? निरर्थक के मतलब क्या है कि बार बार नहीं मिले हैं, जिससे उसका जो है ध्यान आकर्षण उसके तरफ नहीं जा रहा है। तो यही जो है आपका हो गया विशेषता किसका? प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष बोध का। समझ गए? चलिए अब लिखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्यक्षीकरण के चरण लिखे, मतलब जो प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को बोध किसी चीज़ के बारे में होता है तो कैसे बोध होता है, किन किन चरणों से होते हुए। तो चूंकि यह एक मानसिक क्रिया है तो यह सारा चीज़ें मानसिक में पूर्ण होता है, तो इसको जो है आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रत्यक्षीकरण कितने चरणों में पूर्ण होती है, तो 4 चरणों में। याद रखिएगा 4 चरण में कौन कौन चरण है देख लीजिए। किसी भी चीज़ के बारे में आप ज्ञान या बोध कर पाते हैं कैसे, तो यही 4 चरण के द्वारा बोध होता है। समझ गए? जानकारी हम पाते हैं। जैसे वातावरण में कोई ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो है कोई उद्दीपक है उसको ग्रहण करेंगे, मतलब हमारे आसपास कोई वातावरण में हमारे आमने सामने कोई वस्तु, कोई आदमी होगा तो उसके बारे में जो है हम क्या करेंगे? ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको ग्रहण करेंगे। समझ गए ना? उद्दीपक यानी वस्तु को, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। जब ग्रहण कर लेंगे दिमाग में, ज्ञानेंद्रिय में जब ग्रहण कर लेंगे तो उस जो है वह क्या होगा कि उद्दीपक जो है तंत्रिका आवेगों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब वह क्या हो जाएगा? एक नर्वस टिश्यू, नर्वस इम्पल्स के रूप में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जैसे कंप्यूटर में आप लोग जानते होइएगा, कंप्यूटर में हम ए लिखते हैं तो नॉर्मली कंप्यूटर ए को नहीं पहचानता है, वह कंप्यूटर जो है प्रोग्रामिंग को पहचानता है। तो जैसे ही आप कीबोर्ड में ए प्रेस करते हैं तो वहाँ पे ए लिखता है, तो वह ए लिखने के बीच में बहुत सारा चरण होता है कंप्यूटर में, वह प्रोग्रामिंग को समझता है, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग ए का किया हुआ रहता है, इसलिए हम ए टिपते हैं तो ए लिखता है। लेकिन नॉर्मली कंप्यूटर ए को नहीं समझता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है, और वह ए लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया होगा जिसको आप या कोई व्यक्ति नहीं जानता है, नहीं देखता है, और वो ए टिपता है, प्रेस करता है तो ए दिखाता है, तो उससे लगता है कि ए यहाँ पे हम टिपे हैं तो वहाँ पे ए दिखा रहा है, मतलब कंप्यूटर ए को समझ रहा है। जबकि रियलिटी ऐसा नहीं होता है, वह कन्वर्ट करता है ए को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ए में कन्वर्ट करता है, जो उसको पहले से प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है ए से लेकर जेड तक। समझ गए ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि जो ज्ञानेंद्रियाँ जो होता है वह क्या करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है किसी उद्दीपक के बारे में, और वो क्या करता है, उद्दीपक जो है तंत्रिका आवेगों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब जो परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होने के बाद वह उद्दीपक क्या करता है, तंत्रिका आवेगों के रूप में मस्तिष्क में पहुंचाता है। दूसरा स्टेप होता है कि तंत्रिका आवेग के रूप में परिवर्तन होता है, उसके बाद जब परिवर्तन हो जाता है तंत्रिका आवेग में, तो वह तंत्रिका आवेग जो होता है उद्दीपक को मस्तिष्क में पहुंचाता है। अब जब मस्तिष्क में पहुंचता है तो हमें आभास होता है कि वो ये तो ये वस्तु है, या हम इससे फलाना है, ये चीज़ें है, ये है, ये है, उसके बारे में हम बोध कर देते हैं। और लास्ट स्टेप वही होता है कि सामने जो है हम किसी भी चीज़ को पहचान लेते हैं या जान लेते हैं, और यही जो है लास्ट पॉइंट है इसका, उद्दीपक का प्रत्यक्ष बोध हो जाता है। समझ गए? तो यही जो है 4 चरण होता है। समझ लिए? चलिए, पहला क्या होगा कि अपने आसपास से उद्दीपक को ग्रहण करेंगे। दूसरा, वह उद्दीपक तंत्रिका आवेग में कन्वर्ट होगा, परिवर्तन होगा। तीसरा स्टेप, वह तंत्रिका आवेग जो है मस्तिष्क में पहुंचेगा, और मस्तिष्क में पहुंचेगा तो चौथा स्टेप में हमें बोध हो जाता है कि वो ये फलाना चीज़ है, या फलाना काम है इसका, ये करता है, ये करता है, या फिर यह ये चीज़ है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, मतलब उसके बारे में संपूर्ण चीज़ें जान जाते हैं। समझ गए? तो यही जो है 4 स्टेप में होता है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रत्यक्षीकरण को जो है प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, बताइए कि मतलब परसेप्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो प्रभावित करता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष बोध पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। मतलब मनुष्य जो है सामने से किसी उद्दीपक के बारे में जानता है तो उसको जानने में जो है विभिन्न चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसमें कुछ कारक प्रत्यक्ष बोध को स्वतंत्र रूप से प्रभावित
प्रभावित करता है, जबकि कुछ कारक स्थिति विशेष में पाई जाने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप इस क्रिया को प्रभावित करता है। समझ गए। प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करने वाले भिन्न भिन्न कारकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, ये जो प्रत्यक्षीकरण को जो प्रभावित करता है ना, जिसमें आप किसी भी चीज़ विषय वस्तु के बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे तो जो है वह 3 रूप से प्रभावित होता है, जो रोकेगा आपको किसी भी चीज़ के बोध करने में। कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। 3 है। एक है व्यक्ति कारक, व्यक्तिगत कारकों का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर, मतलब कुछ ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्तिगत कारण बनता है। अब व्यक्तिगत कारण में खुद से रिलेटेड होगा, समझ गए ना। दूसरा होता है सामाजिक कारकों की भूमिका, मतलब समाज में कुछ ऐसे कारण होते हैं जो समाज में मौजूद होते हैं, वह जो है प्रत्यक्षीकरण को यानी बोध को प्रभावित करता है किसी के बोध करने में, ठीक है। तीसरा जो होता है वस्तुगत कारक है, मतलब कोई ऐसे वस्तु होते हैं जो स्वयं को कारक बनते हैं किसी व्यक्ति को बोध कराने में, ठीक है ना। तो पहला व्यक्तिगत कारक, दूसरा सामाजिक कारक और तीसरा वस्तु कारक, वस्तुगत कारक। ये 3 प्रकार से व्यक्ति को जो है प्रभावित होता है, ठीक है। पहला यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत कारकों का पहला जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, व्यक्तिगत कारक जो होता है ना, तो यह प्रभाव प्रत्यक्ष बोध के संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि प्रत्यक्ष बोध की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष बोध करने वाले व्यक्ति से संबंधित कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इनमें निम्न कुछ है। देखिए, व्यक्तिगत कारक का मतलब है कि जो व्यक्ति बोध करेगा, प्रत्यक्ष बोध करने वाला होगा, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में वह बोध करने वाला जो व्यक्ति होगा, उसके खुद के कारण से जो है वह प्रत्यक्षीकरण प्रभावित होगा, यानी बोध करना प्रभावित होगा, तो वही व्यक्तिगत कारक हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप या मैं हूँ, तो अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके बोध करना चाहता हूँ कि ये क्या है नहीं है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल हम जानना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारा खुद के कारण जो है उसके जानने को, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के जो है प्रभावित करता है, समझ गए। तो यही जो है व्यक्तिगत कारक होता है, ठीक है। चलिए देखिए, ए नंबर में आपका है शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव। शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव है कि अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही उद्दीपक का प्रत्यक्ष बोध कर पाता है। देखिए, व्यक्तिगत कारक में शारीरिक आवश्यकता, अब किसी भी व्यक्ति की कौन सी शारीरिक आवश्यकता है, यह तो जो है व्यक्तिगत होता है कि किसका कौन सी आवश्यकता है, समझ गए ना। तो इस प्रकार से शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव भी पड़ता है, जो कि व्यक्तिगत प्रभावों का कारण है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा यहाँ पे मानसिक वृत्ति का प्रभाव, मतलब यहाँ मानसिक वृत्ति का मतलब है कि एक विशेष प्रकार का मानसिक तत्परता। कितना ज़्यादा मानसिक तत्परता किसका है, उतना ही ज़्यादा। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको जानने का बहुत ज़्यादा दिलासा होगा, यानी आपका मानसिक बहुत ज़्यादा तत्पर है किसी भी चीज़ को जानने में, परिचय करने में, यानी बोध करने में, तो मानसिक वृत्ति का प्रभाव जो है व्यक्ति को पड़ता है, क्योंकि यह मानसिक तत्परता से संबंधित है, समझ गए। चलिए तीसरा यहाँ पे देखिएगा प्रत्यक्ष बोध की जाने वाले वस्तु के महत्व का प्रभाव। अब किस वस्तु, जैसे हम हैं, हम किसी वस्तु के बारे में बोध करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, डिटेल से उसके बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं, तो जब हम इसका बोध करेंगे ना, जब इसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे, तो यह वस्तु का कितना, किस वस्तु का कितना इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारे सामने अगर कोई ऐसे वस्तु है जिसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, तो हम उस वस्तु के बारे में जान के हम क्या करेंगे, हमारा रुचि ही नहीं रहेगा कि हम इसके बारे में जानें। जिसके बारे में वस्तु का कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये ज़रूरी होता है कि यह व्यक्तिगत को प्रभावित करता है। क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ का ज़रूरी नहीं होगा या किसी के बारे में जानना आपको ज़रूरी नहीं लगेगा, तो फिर आप उसके बारे में नहीं जानेंगे, निकल जाएंगे बाईपास से। तो यानी वस्तु का महत्व भी जो है व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है, समझ गए चीज़ को। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आइडेंटिटी तद्रूपता। तद्रूपता का मतलब होता है कि परिचित तो प्रत्यक्ष बोध अधिक जैसे देखिए, यदि प्रत्यक्ष बोध करने वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष बोध की जाने वाली वस्तु से पहले से ही परिचित हो तो प्रत्यक्ष बोध अधिक स्पष्ट और आसान होता है। इसके विपरीत अपरिचित वस्तु के प्रत्यक्ष बोध में अधिक कठिनाई होता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हमें हमारे सामने कोई ऐसा चीज़ें हैं, कोई ऐसा वस्तु है जिसका हम बोध करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ज्ञान उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे में हम उस चीज़ों को जब बोध करेंगे तो उसके बारे में अगर हम पहले से मिल चुके हैं, समझ गए ना, उसके बारे में अगर हम पहले से मिल चुके हैं उस चीज़ों से या उस वस्तु से या किसी भी व्यक्ति से अगर आप पहले मिल चुके होंगे कई बार, तो उसके बारे में बताना या जानना बहुत ज़्यादा आसान होगा, समझ गए ना। लेकिन
आप उससे पहले कभी परिचित नहीं है, चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे कोई आदमी हो। तो अगर वो आपसे उससे परिचित आप नहीं हैं तो उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा उसके बारे में क्या चीज़ करना, बोध करना यानी जानना या फिर बताना। समझ गए ना। तो प्रत्यक्ष बोध में आइडेंटिटी यानी परिचय का बहुत बड़ा रोल होता है। चीज़ को समझ लिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष बोध करने वाले व्यक्ति की अभिवृत्ति भी प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है। यदि प्रत्यक्ष बोध की जाने वाली वस्तु के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण यानी नज़र दृष्टिकोण को नज़र कहिए, नज़र अगर सकारात्मक या नकारात्मक है तो प्रत्यक्ष बोध कुछ बड़ा अधिक होता है। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति का नज़र यानी दृष्टिकोण तटस्थ होता है तो उनका प्रत्यक्ष बोध छोटा होता है। एटीट्यूड, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब नज़र, मतलब किसका नज़र कैसा होता है। समझ गए ना। तो यह नज़र भी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। अगर आपका एटीट्यूड जो है दृष्टिकोण सकारात्मक या नकारात्मक है तो कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब अगर पॉजिटिव रहेगा तो बेहतर होगा, अगर निगेटिव रहेगा तो गलत आप किसी चीज़ के बारे में बोध कर लेंगे, मतलब गलत चीज़ें जान लेंगे। समझ गए ना। तो ये जो होता है अभिवृत्ति भी बताता है। समझ गए। और अगर तटस्थ होता है, न्यूट्रल होता है कोई विषय वस्तु तो फिर उसके बारे में जो है प्रत्यक्ष बोध छोटा होता है। समझ गए। तो एटीट्यूड, समझ गए चीज़ को। तो व्यक्तिगत रूप से कौन कौन सी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पे जान गए। चलिए इसको एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा कि व्यक्तिगत रूप से अभिवृत्ति है, आइडेंटिटी है, प्रत्यक्ष बोध की जाने वाली वस्तु का महत्व का प्रभाव पड़ता है, मानसिक वृत्ति का प्रभाव और शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव, ये सब व्यक्तिगत प्रभाव है। ठीक है। चलिए और एक है मोटिवेशन, प्रेरणा। और प्रेरणा ही जानते हैं कि किसी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा प्रेरित होंगे, मानसिक क्रिया जितना ज़्यादा उत्तेजित होगा उतना ही ज़्यादा जो है क्या होगा कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बोध करना आसान हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए दूसरा जो है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा है प्रत्यक्ष बोध में सामाजिक कारकों का भूमिका। सामाजिक कारकों का भूमिका, अब समाज में कौन कौन से ऐसे कारक है जो आपको किसी भी विषय वस्तु के बारे में बोध करने में प्रभावित करता है। ठीक है। चलिए देखिए, मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि अनेक सामाजिक कारक भी प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है। कौन कौन से सामाजिक कारण है जो प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है, देख लीजिए। पहला है सामाजिक मानक और मनोवृत्ति। समझ गए। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न मानक या नियम व्यक्ति के प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है। समझ गए। देखिए सामाजिक मानक और मनोवृत्ति, अब समाज में हमारे विभिन्न प्रकार के नियम होता है, विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड मानक होता है जो व्यक्ति को क्या करता है किसी भी चीज़ के जानने में, बोध करने में जो है क्या होता है प्रभावित करता है। समझ गए। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे गलत चीज़ के बारे में, जैसे कोई बच्चा है तो उसको समाज जो है क्या करता है कि गलत चीज़ों से जो है स्ट्रिक्ट करता है, जानने के लिए मनाही करता है। समझ गए ना। तो यही जो है सामाजिक मानक और मनोवृत्ति पहला जो है प्रभावित करता है। ठीक है। दूसरा है प्रोपेगेंडा, प्रचार। अगर किसी भी चीज़ के समाज में किसी भी विषय वस्तु के प्रचार प्रसार करके आप जो है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बोध प्राप्त, प्रत्यक्ष बोध कर सकते हैं। अगर जितना ही प्रचार तेज होता है उतना ही उस विषय वस्तु के बारे में लोगों के बीच में प्रत्यक्ष बोध कराना उतना ही आसान हो जाता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए तो प्रचार हो गया। तीसरा है सामाजिक झुकाव। सामाजिक झुकाव का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष बोध की क्रिया पर समाज के अन्य लोगों को दिए गए सुझावों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, धरती गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। ऐसे वैज्ञानिकों ने समाज को बताया और समाज ने ही यही मान्यता दी और इसी को जो है सुझाव को अपनाया। ठीक है ना। देखिए सामाजिक सुझाव, सोशल सजेशन। अब कहीं ना कहीं समाज के ही लोग तो है जो कि कोई वैज्ञानिक बन जाता है या कोई कुछ बन जाता है और वही अपना कुछ जो है अवधारणा दे देता है। समझ गए ना। परसेप्शन मतलब अवधारणा भी होता है। समझ गए ना। तो ये जो आपका जो हो जाता है मिस कंसेप्शन जो होता है और एक परसेप्शन होता है। समझ गए ना। तो आप जो ये परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण देख रहे हैं इसमें समाज के सुझाव भी प्रभावित करता है। जैसे बहुत पहले जो है कह देता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्षों पर झुकी हुई है, या कोई ना कोई वैज्ञानिक बताया हुआ है और उसी को जो है हम लोग मानते आ रहे हैं। समझ गए ना। तो यही एक प्रकार का क्या है सुझाव है। या बहुत सारे वैज्ञानिक ने बताया है कि पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा चक्कर लगाते रहता है। समझ गए ना। ऐसे ही जो है सूर्य जो है क्या करता है, विभिन्न तरीके के जो है अपना अपना वैज्ञानिक अपना अपना दिया है, बताया है, जिसको समाज मानते आ रहा है। तो यह जो है क्या करता है प्रभावित करता है सामाजिक सुझाव भी, जो कि एक सामाजिक कारण है। ठीक है।
तीसरा देखिएगा, तीसरा में है कि प्रत्यक्ष बोध में वस्तुगत कारक भी प्रभाव है, इनके निम्न प्रमुख कारण है। ठीक है, अब देखिए 3 कारण आप लोग जानते हैं प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करने वाला। कौन कौन? वस्तुगत कारक का यहाँ पे आया, व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक हो गया। अब वस्तुगत कारक है, अब जिस वस्तु के बारे में आपको प्रत्यक्ष बोध करना है उस वस्तु ही जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे वस्तु का रंग, वस्तु का रंग जो है उसकी पृष्ठभूमि का तुलनात्मक रंग वस्तु के प्रत्यक्ष को प्रभावित करता है। अब कोई वस्तु रंग जो है लाल, हरा, पीला, एक रंग ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, एक रंग ऐसा होता है जो क्या होता है, लाइट होता है। तो लाइट वाला के तुलना में प्रत्यक्ष बोध डार्क वाला का आसान होता है पहचानना करना। ठीक है ना, तो यह जो है वस्तु का रंग भी बताता है। तीसरा है वस्तु का स्थिति, जैसे ये वस्तु का स्थिति मतलब आपको जो है घड़ी में टाइम देखना है, घड़ी को जो है आप जो है लेटा कर रख देंगे तो उसमें प्रत्यक्षीकरण करना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन उसी घड़ी को आप जो है टांग के कहीं दीवार पर रखते हैं तो समय देखना जो है आसान हो जाता है। तो यह क्या करता है, आपको समय देखने में प्रभावित करता है अगर आप वस्तु की स्थिति सही नहीं रखेंगे तो। समझ गए ना। वस्तु के कारण होता है कि वस्तु का प्रदर्शन काल, पर वस्तु का प्रदर्शन काल का मतलब है कि जो वस्तु आपके आंखों के सामने जितना अत्यधिक बार बार आएगा वो चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण बोध उतना ही आसान हो जाएगा। समझ गए। तो यही जो है वस्तु का प्रदर्शन काल होता है जो कि वस्तुगत कारक होता है। वस्तु का आकार, वस्तु के आकार का मतलब होता है कि प्रायः देखा जाता है कि छोटे उद्दीपकों की तुलना में बड़े आकार के उद्दीपकों को ज़्यादा स्पष्ट एवं शीघ्र प्रत्यक्ष बोध होता है। समझ गए ना। यह देखा जाता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपके बड़ा चीज़ें आपके सामने में रखा जाए और एक छोटा सा चीज़ रखा जाए तो पहले तो आपका ध्यान आपका जो है जाएगा बड़े चीज़ के बारे में, बड़े चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे, बताएंगे, उसमें का ज्ञान हासिल करेंगे कि यह क्या है। तो यही है वस्तु का आकार भी प्रभावित करता है। समझ गए। नेक्स्ट नंबर ई नंबर देखिएगा, उद्दीपक की नवीनता। कोई वस्तु जितना ज़्यादा आपके सामने नए आएगा उतना ही जो है उद्दीपक कठिन होगा, प्रत्यक्षीकरण करना कठिन होगा। जो वस्तु बार बार आपके सामने में आएगा उसका जो है प्रत्यक्षीकरण आसान होता है, क्योंकि उसके बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज पहले से ही मौजूद रहता है। इस कारण उसको जो है बोध करना आसान हो जाता है जो आपके सामने बार बार कोई वस्तु आए। अगर कोई नए चीज़ें आए तो फिर वह क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यही है उद्दीपक की नवीनता, नोवेलिटी ऑफ स्टिमुलस। समझ गए। चलिए, तो आपका यहाँ पे समाप्त हुआ, प्रत्यक्षीकरण समाप्त हुआ। कुल प्रत्यक्षीकरण के टाइप्स में चरण में 4 याद रखिएगा, टाइप्स में 3 याद रखिएगा। व्यक्तिगत कारण, ठीक है, सामाजिक कारण और एक है वस्तु कारक। ठीक है, तो ये 3 कारण हो गया। तीनों में जो है आप लोग इसके अंदर के पॉइंट सबको लिख दीजिएगा, ज़्यादा विशेष नहीं लिखिएगा तो। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे इसका विशेषता भी हम लोग देख लिए प्रत्यक्षीकरण के। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान, अटेंशन या फिर अटेंशन का प्रकार, इसका जो है फीचर। समझ गए। इसी को अनुभूति, अवधान या ध्यान कहते हैं। समझ गए। चलिए, इंटेंशन क्या होता है इस चीज़ को समझना जरूरी है। देखिए, ध्यान एक ऐसा मानसिक क्रिया है, जिस प्रकार से ऊपर देखे हैं कि मेमोरी हो गया या फिर आपका बहुत सारे क्या बोले हैं परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, ये जो मानसिक क्रिया है, उसी प्रकार से ध्यान भी एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया का मतलब होता है कि मन द्वारा किया गया काम, चाहे मन में सोचा, विचारा या कुछ चीज़ याद किया गया या किसी चीज़ के बारे में ध्यान लगाया गया, तो यह सब एक मानसिक क्रिया है जो मन के द्वारा, मानसिक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसे अवधान भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, अवधान भी कहते हैं। ठीक है, मनुष्य का परिवेश, मिलू में उपस्थित अनेक वस्तुओं पर एक साथ चेतना कर पाना असंभव है। ठीक है ना। देखिए, मनुष्य के परिवेश मतलब चारों तरफ उपस्थित जो भी अनेक वस्तु है उस पर सभी पर एक साथ जो है चेतना मतलब कॉन्स्ट्रेंट कर पाना असंभव होता है। समझ गए। उनके परिवेश में उपस्थित वस्तुओं में से कुछ उसके चेतना के केंद्र में आ जाता है, कुछ सीमा प्रदेश में रह जाता है और कुछ जो है सीमा प्रदेश से बाहर रह जाता है। ठीक है, व्यक्ति द्वारा कुछ वस्तुएं जो उसके चेतना केंद्र में लाई जाती है और उस प्रक्रिया को ही ध्यान या अवधान कहा जाता है। देखिए, सीधा समझिए, ध्यान, अटेंशन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने चारों वातावरण में उपस्थित चारों तरफ जो वस्तु होता है उसको सभी के बारे में एक साथ अपने मन में ख्याल लाना या विचार लाना असंभव होता है। समझ गए। बिल्कुल सही सी बातें हैं कि आप किसी भी चीज़ के बारे में एक साथ एक बार में मन में उसके विचार लाना, सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए होता यह है कि आपके सामने अगर अब बहुत सारे वस्तु है तो उस वस्तु में से जो वस्तु जो है ज़्यादा
ज़्यादा आपको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण करेगा, वह वस्तु क्या होता है, जैसे आप 5 आदमियों को देखें, ठीक है ना, 5 आदमियों को देखें, पाँचों आदमियों में सब अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। उसमें से एक वस्तु, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में आप जानते तो हैं लेकिन पूर्ण तरीक़ा से आप नहीं जानते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जो है क्या हो जाएगा, आपके मन में, आपके चेतना में, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं वहाँ पे उसके बारे में ख्याल आएगा और जो है फिर भाग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कंप्लीट रूप से नहीं जानते हैं, समझ गए। कुछ ऐसे होते हैं जो कि सीमा पर, मतलब उसके जो बाउंड्री है हमारे चेतना का, उस बाउंड्री में उसके बारे में आकर और क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। कुछ ऐसे उसमें से व्यक्ति होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, जिसके बारे में कंप्लीट जो है हमारे दिमाग में क्या होगा कि सूचना एकत्रित हो जाएगा, बैठ जाएगा। और वही जो कुछ व्यक्ति यानी कुछ वस्तु है जिसके बारे में हमारे चेतना में, केंद्र में आ गया है, अंदर आ गया है, और यही जो प्रक्रिया होता है ध्यान या अवधान कहलाता है, समझ गए। चलिए, आसान से मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया। अब इसका परिभाषा अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अनुसार दिया है, ठीक है। देख लीजिए, डकविल के अनुसार, डकविल ने क्या कहा कि ध्यान अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तुओं पर चेतना को केंद्रित करना होता है। जैसे ध्यान जो है, डकविल ने कहा कि ध्यान, भाई मेरे ध्यान ऐसे वैसे बात नहीं है। आपको ध्यान किसी भी चीज़ पर कब पड़ता है, जब जो है अचानक से जो है वह आपको जो है अपनी ओर क्या करेगा, उसके बारे में आपको जो है दिमाग, चेतना में जो है क्या होगा, सूचना जाएगा, और वह सूचना एकदम एक्टिव होगा और आपको ध्यान में आ जाएगा, ओ ये वस्तु है, और आपका ध्यान जो है उसी तरफ बट जाता है। भले वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें होगा, जैसे देखते हैं ना, रास्ता पर चलते रहते हैं तो आपको जो है बहुत सारे आदमी चलते रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे खूबसूरत आपको दिख जाएगा जिसके तरफ आपका ध्यान जो है बार बार रहेगा, उसके तरफ से ध्यान नहीं हटेगा। तो मतलब क्या कि उसके बारे में, उसके सुंदरता के बारे में आपके जो सूचना का जो केंद्र होता है वहाँ पे जो है चेतना के केंद्र में उसके सुंदरता को आपको सूचना के केंद्र में जाकर स्टोर हो गया है, और वही जो है आपको ध्यान खींच रहा है अपनी ओर, समझ गए। तो यह डकविल ने कहा कि ध्यान अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तुओं पर चेतना को केंद्रित करना, मतलब किसी भी अन्य वस्तुओं के बीच में किसी एक वस्तु के ऊपर आपका माइंड जब कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो वही जो है ध्यान होता है, समझ गए। चलिए, अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान के रूप, ध्यान के अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान के निम्नलिखित रूप और लक्षण होते हैं। देख लीजिए, ध्यान परिवर्तन एवं विचलन होता है। जो ध्यान होता है ना, यह बार बार परिवर्तन होते रहता है और विचलन होते रहता है, समझ गए ना। तो ये जो है आपका पहला हो गया, ध्यान विचलन और परिवर्तन होता है, समझ गए ना। ध्यान का रूप जो होता है परिवर्तनशील और विचलन होता है, समझ गए। दूसरा है ध्यान भंग। ध्यान जो होता है वह जो है ध्यान भंग भी होते रहता है। ध्यान भंग का मतलब होता है कि किसी एक उद्दीपक को किसी दूसरे उद्दीपक के कारण से उस पर से ध्यान भट जाना ही ध्यान भंग कहलाता है, समझ गए। चलिए, ध्यान विस्तार, स्पेन ऑफ अटेंशन, समझ गए। कोई व्यक्ति एक ही समय में जितने उद्दीपकों पर ध्यान देता है उसी को ध्यान विस्तार कहते हैं। विस्तार का मतलब होता है कि लंबा चौड़ा, समझ गए ना। विस्तार मतलब एक वस्तु से के अलावा भी अन्य वस्तुओं पर भी ध्यान जो है उद्दीपकों पर देना ही जो है ध्यान विस्तार कहलाता है, समझ गए। चलिए, ये सब रूप और लक्षण होता है जिसमें ध्यान भंग, ध्यान विस्तार, समझ गए ना। ध्यान विभाजन, ध्यान जो होता है वह विभाजन भी होता है ध्यान में, समझ गए ना। जैसे ध्यान विभाजन, जैसे आपको जो है आगे सामने चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से आपके सामने कुछ चीज़ें दिखा और आपका ध्यान जो है गाड़ी के सामने वाले पोर्शन से हटकर जहाँ चीज़ें आपको दिखा उस पर ध्यान चला गया, तो उससे क्या हो जाएगा कि ध्यान आपका विभाजन होगा, मतलब दो तरफ बट जाएगा। कुछ ध्यान इधर भी रहेगा, कुछ ध्यान उधर भी रहेगा, और इस कंडीशन में व्यक्ति को दिक्कत होता है। तो ध्यान का विभाजन भी हो गया। तो यह कुल जो है आप लोग इसको याद रखिएगा। इस जो है 4 रूप होता है। ध्यान परिवर्तन और विचलन होता है, यह इसका एक रूप और लक्षण है। दूसरा ध्यान जो है ध्यान भंग भी होता है ध्यान में। तो दूसरा है ध्यान का विस्तार रहता है, समझ गए ना, और ध्यान में विभाजन भी होते रहता है, समझ गए। तो ये जो है 4 आपका ध्यान का लक्षण हो गया, ठीक है। अब ध्यान का जो आपका प्रकार होता है कुल 3 प्रकार के होता है। एक होता है वॉलेंटियर अटेंशन, एक होता है आपका इनवॉलेंटियर अटेंशन, और एक होता है स्वाभाविक ध्यान, हैबिचुअल अटेंशन, ठीक है। चलिए देख लीजिए, जैसे आप लोग को यहाँ पे पता है ऐच्छिक ध्यान मतलब वॉलेंटियर, आपके इच्छा के अनुसार किसी के तरफ अगर ध्यान जाता है तो वह जो है ऐच्छिक ध्यान होता है, समझ गए। बिना इच्छा के कारण जो है आपका ध्यान किसी की ओर चला जाता है तो ये जो है अनैच्छिक ध्यान होता है, ठीक है। और स्वाभाविक ध्यान का मतलब है
है कि कुछ ऐसे ध्यान होते हैं जो स्वाभाविक रूप से होते हैं, जैसे गाड़ी भी चला रहे हैं और गियर भी एक साथ बदल रहे हैं। मतलब जब ज़रूरी हो रहा है तो हमारा ध्यान जो है स्वाभाविक रूप से गियर पर भी है और आगे ड्राइविंग पर भी है, तो यह हैबिचुअल होता है, समझ गए। तो यह स्वाभाविक ध्यान होता है। तो ध्यान के यह कुल 3 प्रकार है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ऐच्छिक ध्यान क्या होता है देख लीजिए। जब व्यक्ति चेतना पर निर्भर करता है तब उसकी इच्छा जो है होती है तो वह ध्यान देता है। देखिए, जब व्यक्ति ये कुल जो ध्यान का जो प्रोसेस होता है ना, व्यक्ति के माइंड चेतना वाले में होता है। जिसके प्रति जितना ज़्यादा चेतना ज़्यादा होगा, मजबूत होगा, उसका ध्यान उतना ही ज़्यादा जो है अच्छा होगा, समझ गए ना। तो यही जो है ध्यान, समझ गए। चलिए, तो ध्यान जो होता है ऐच्छिक वाला जो होता है, इसे अन्यथा नहीं, देखिए यह व्यक्ति की चेतना पर निर्भर, जब उसकी इच्छा होती है तो वह ध्यान देता है, अन्यथा नहीं। इसे ही ऐच्छिक ध्यान कहते हैं, समझ गए। उदाहरण के लिए, परीक्षा नज़दीक आने पर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान लगाना ऐच्छिक ध्यान कहलाता है। ऐच्छिक ध्यान का मतलब है कि जब चेतना पर हम निर्भर करते हैं ध्यान को, तो जब इच्छा होता है व्यक्ति तभी वो ध्यान देता है, जब इच्छा नहीं होता है तो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, तो वह ऐच्छिक ध्यान होता है। जैसे परीक्षा आने पर जो स्टूडेंट होता है उसको जो है परीक्षा के तरफ जो है ध्यान जाने लगता है और पढ़ाई करने लगता है, तो यह ऐच्छिक ध्यान हो गया, समझ गए। चलिए, अनैच्छिक ध्यान का मतलब है इनवॉलेंटियर अटेंशन। इनवॉलेंटियर अटेंशन का मतलब है अनैच्छिक। जब व्यक्ति का ध्यान बिना किसी प्रयास या अनिच्छा द्वारा किसी विशेष उद्दीपक की तरफ चेतना के जाने से होता है तो उसे अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। जैसे बाहर से तेज आवाज़ या शोर आने पर उस तरफ ध्यान जाना। अनैच्छिक ध्यान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होता है। अनैच्छिक ध्यान के मतलब होता है कि हम ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान किसी और चला जाए, भटक जाए, तो वही अनैच्छिक ध्यान होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर बैंड बाजा बजने लगे, तो ऐसे में क्या होगा कि मेरा ध्यान जो है बैंड बाजा की तरफ होने लगेगा, चले जाएगा, या बाहर कोई शोरगुल करने लगेगा तो हमारा जो है कार्य प्रभावित हो जाएगा और बाहर शोरगुल की तरफ ध्यान चला जाएगा, भटक जाएगा। तो यह जो है अनैच्छिक ध्यान होता है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा स्वाभाविक ध्यान। स्वाभाविक ध्यान का मतलब होता है कि यह ध्यान वह प्रकार का होता है जिसमें व्यक्ति का ध्यान इच्छा व अनिच्छा से नहीं बल्कि स्वाभाविक ही उद्दीपक की तरफ चला जाता है। और ये जो होता है एक्सपीरियंस, अब बार बार किसी भी चीज़ को अभ्यास करेंगे ना तो वह आदत बन जाता है। और जो है जैसे देखते होइएगा ध्यान किधर और रहता है और व्यक्ति इधर एकदम फ्रेश से लिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति को अभ्यास हो चुका है, आदत बन चुका है, उसका स्वभाव है कि वह कहीं भी रहेगा लेकिन धड़ाधड़ लिखते रहेगा और धड़ाधड़ जो है टाइप करते रहेगा या कोई काम करते रहेगा। तो यह जो है स्वाभाविक है, उसको आदत बन चुका है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और एक हाथ से जो है ऑटोमेटिक जब हमें गियर तोड़ने की आवश्यकता है तो मेरा हाथ या पैर गियर पर ऑटोमेटिक चला जा रहा है और इधर ड्राइव भी कर रहे हैं। मतलब क्या कि स्वाभाविक मतलब हैबिट बन चुका है कि मेरा जो ध्यान है वह जो है क्या हो एकदम बगैर किसी इच्छा या अनिच्छा के यह स्वभाव पर है, जिसमें बिना किसी इच्छा या अनिच्छा के मेरा स्वभाव जो है इस पर कंट्रोल कर रहा है, इस पे ध्यान देने में, ठीक है। जैसे गाड़ी गति बढ़ाते समय ऑटोमेटिक ही गियर पर हाथ या चला जाना, यही स्वाभाविक होता है, ठीक है। तो यही आपका जो है हो गया 3 प्रकार के ध्यान का प्रकार, समझ गए। चलिए, ध्यान के प्रकार को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व है देख लीजिए। पहला होता है वस्तु कारक, वस्तुगत मतलब ऑब्जेक्टिव फैक्टर, और एक होता है व्यक्तिगत कारक। बस इसमें ध्यान को प्रभावित करने वाला 2 ही कारक होता है, एक होता है वस्तु कारक और एक होता है व्यक्तिगत कारक, ठीक है। चलिए देख लीजिए वस्तुगत कारक में कौन है। उद्दीपक का आकार जितने बड़ा, जैसे कोई देखते होइएगा आप रोड पर चल रहे हैं मार्केट में, देखते होइएगा बड़ा बड़ा पंपलेट लगा होता है, होर्डिंग लगा होता है, तो आपका ध्यान उस पर ऑटोमेटिक चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज जो है बड़ा है, आपके सामने बड़ा दिखता है तो उस पर ध्यान चला जाता है। तो उद्दीपक का साइज भी जो है आपको ध्यान को अपनी ओर खींचता है, समझ गए। तो यह जो है वस्तुगत कारक है, वस्तु के कारण आपका ध्यान भटका है, ठीक है। वस्तु का स्थिति, अब देखते होइएगा कि जो है वस्तु का स्थिति मतलब लोकेशन, वस्तु कहाँ है, किस जगह पे है, तो यह भी जो है आपको बहुत बड़ा जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए किसी सभा में व्यवस्थित रूप से बैठे हुए लोगों से अलग अकेला बैठा हुआ अस्त व्यस्त आदमी, इसके तरफ जो है जैसे एक सभा में 500 1000 10,000 आदमी बैठा है, एक व्यक्ति कुछ उसमें अजब गजब तरीके से उसका जो है पोजीशन होगा, समझ गए ना, तो उसके तरफ ध्यान आसानी से चला जाएगा, क्योंकि उसका जो सब बैठा हुआ है उससे अलग ध्यान है, उसका स्थिति अलग है सबसे। तो यह जो है उद्दीपक का स्थिति भी जो है ध्यान को क्या करता है, भटकाता है, प्रभावित करता है।
उद्दीपक का स्वरूप, उद्दीपक का स्वरूप जो है कैसा है, रंग कैसा है, उसका जो है समझ गए ना। जैसे गाना गाती हुई नर्तकी, यहाँ पर नर्तक के हाव भाव पर नज़र पहले रहेगी अपेक्षाकृत गाना सुनने के, समझ गए ना। जैसे उद्दीपक का स्वरूप मतलब कोई आपके सामने गायक है, वो गा भी रही है और नाच भी रही है, तो आपको गाने पर कम ध्यान रहेगा, उसके जो है हाव भाव और वो कैसा रिएक्ट कर रही है उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है, होता है ना। तो यह उद्दीपक का स्वरूप हो गया, ठीक है। उद्दीपक कहा जाए तो कोई वस्तु या कोई आदमी। नवीनता, अब आप लोग देखते होइएगा कि आपके सामने कोई चमकदार नए वस्तु आपके सामने रखा जाए तो उसका जो है उस पर जल्दी ध्यान जाता है, समझ गए ना। लेकिन कोई पुराने वस्तु आपके सामने रखा जाए या कोई पुराने महल है और कोई नए महल है तो नए महल पर आपका ध्यान जल्दी जाएगा, पुराने पर बाद में जाता है, समझ गए। तो यह वस्तु प्रभावित करता है वस्तु के कारण। पाँचवा है उद्दीपक की तीव्रता। तीव्रता के मतलब होता है कि आपको अपनी ओर ध्यान खींचने वाला चीज़ें, जिसका तीव्रता ज़्यादा होगा, जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, वह चीज़ें आपको जो है अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। तो यह उद्दीपक की तीव्रता होता है, समझ गए। छठा है उद्दीपक की गति। उद्दीपक का गति का मतलब है, उद्दीपक का गति मतलब उद्दीपक जैसे देखिएगा ढेर सारे रखे हुए स्थिर खिलौना के बीच एक गतिशील खिलौना यह बच्चे को ध्यान पहले और अधिक खींचता है। जैसे बहुत सारे खिलौना है, उस खिलौना में से एक खिलौना ऐसे है जो नच रहा है या डांस कर रहा है, तो बच्चा जो है देखते हुएगा कहेगा कि हमको वो चाहिए, वो चाहिए, उसमें वो चाहिए। सब स्थिर वाला नहीं चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ कंपन गति करने वाला जो होगा वो पहले उसको जो है दिख जाएगा, कहेगा हमको वो चाहिए। तो उद्दीपक यानी वस्तु का गति भी प्रभावित करता है ध्यान को, समझ गए। उसके बाद ये 6 हो गया आपका वस्तुगत कारक, जो वस्तु के कारण होने वाला, वस्तु के विभिन्न स्थितियों, विभिन्न जगह, विभिन्न पोजीशन, विभिन्न गति, समझ गए ना, विभिन्न इन तीव्रता में होने के कारण वह जो है व्यक्ति को ध्यान को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत कारण जानते हैं कि जिस व्यक्ति में इमोशन हो गया, जिस व्यक्ति में समझ गए अभिवृत्ति कैसा रहेगा, समझ गए ना, तो वैसा ही वह जो है क्या करेगा, ध्यान होगा, समझ गए ना, जितना ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट होगा। तो ये सब जो है व्यक्तिगत कारण खुद से भी लिख दीजिएगा कि आपके खुद के कारण जो है आपको कौन कौन से ध्यान प्रभावित हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण आपको किसी पर ध्यान प्रभावित हो सकता है। तो यह खुद के कारण लिख दीजिएगा, समझ गए, जिसके कारण व्यक्तिगत कारण प्रभावित होता हो, समझ गए। चलिए विदा लेते हैं। आज 2 ही क्वेश्चन हो पाया है, दहेज प्रथा आज नहीं हो पाया क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत बड़ा था, हम बता दिए। यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, दोनों प्रश्न को, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।